हे गाइस, दिस नीरज एंड यू वाचिंग क्यू ट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, जिसमें हम सुबह 6 बजे करते हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की तैयारी। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, मुझे ये बताया गया है कि इसमें कुछ जो स्टैटिक जीके है उसके अलावा करंट अफेयर भी डाला जाए। तो हमने आज एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें करंट अफेयर में डाली हुई हैं जो एट द एंड आपको क्लास के सेशन में देखने को मिलेंगी। तो आज की क्लास में वही पैटर्न रहेगा। पहले कुछ क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा लेट हो गया, शायद क्लास अपलोड होने में आज थोड़ा देर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सेशन है हमारा, जो सीरीज़ है, ये यूके यूके ट्रिपल एस सी दोनों ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको हेल्प करेगी, आपके सामान्य ज्ञान को, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान को स्ट्रॉन्ग करेगी कि रेगुलर आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहोगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में प्रसिद्ध शेल गुफा चित्र स्थल लक्ष्यू ओड्यार, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। लक्ष्यू ओड्यार राज्य के किस जिले में स्थित है? उत्तराखंड में प्रसिद्ध शेल गुफा चित्र स्थल लक्ष्य ओड्यार राज्य के किस जिले में स्थित है? चलिए, आपका समय शुरू हो गया है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर या चंपावत। उत्तराखंड में प्रसिद्ध शेल गुफा चित्र स्थल लक्ष्य ओड्यार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर है लक्ष्य ओड्यार, इसका आंसर है अल्मोड़ा है इसका आंसर। ठीक है, अल्मोड़ा इसका आंसर रहेगा, क्योंकि अभी ये आंसर है इसका अल्मोड़ा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविषण की पहचान किस स्थान पर की गई है? तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविषण की पहचान किस स्थान पर की गई है? तो आपका जो ऑप्शन है वो है काशीपुर, जसपुर, देहरादून या भवाली। और आपका जो टाइम है वो अब शुरू हो गया है। क्वेश्चन है गोविषण की पहचान किस स्थान पर की गई है? तो गोविषण की जो पहचान है उसके लिए आपके पास ऑप्शन है काशीपुर, जसपुर, देहरादून या भवाली। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, काशीपुर। ये याद रखिएगा, गोविषण को काशीपुर के नाम से याद रखिएगा। जो भी क्वेश्चन हम इसमें ले रहे हैं वो पुराने पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और परीक्षा वाणी जो आती है उत्तराखंड की, उससे लिए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और जो मेनली जो हम क्वेश्चंस चूज करते हैं वो वही होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करना बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है। पूर्व से पश्चिम तक उत्तराखंड राज्य की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है 355 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 358 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 323 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 320 किलोमीटर। ठीक है, टाइम शुरू हो गया है आपका। पूर्व से पश्चिम तक उत्तराखंड राज्य की लंबाई कितनी है? 355, 358, 323, 320। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 358 किलोमीटर, 358 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, ये प्रश्न था हमारा पूर्व से पश्चिम तक। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण तक उत्तराखंड राज्य की चौड़ाई कितनी है? ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक उत्तराखंड राज्य की चौड़ाई कितनी है? ऑप्शंस वही हैं, 355, 358, 323 या 320। जल्दी से समय शुरू हो गया है, कमेंट सेक्शन में बताएं। 355, 358, 323 या 320 कौन? तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 320 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर दक्षिणेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर दक्षेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ऑप्शन है आपका हरिद्वार के कनखल में, नैनीताल के पनगोट में, उधम सिंह नगर के खटीमा में या चंपावत के बनबसा में। उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर दक्षेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है? बहुत ही फेमस और अच्छा क्वेश्चन है। दक्षेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है, बेसिकली ये आपसे पूछा जा रहा है, किस जगह पर स्थित है। ऑप्शन आपके पास था हरिद्वार के कनखल, नैनीताल के पंगोट, ये पंगोट ट होना चाहिए, तो लिख गया गलती से, उधम सिंह नगर के खटीमा या चंपावत के बनबसा में। तो इसका आंसर होगा वो होगा हरिद्वार के कनखल में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, टिहरी गढ़वाल में ठंडक आंदोलन संबंधित था। टिहरी गढ़वाल में जो ठंडक आंदोलन था वो किससे संबंधित था, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन जो है आपके वो हैं कृषकों से, मजदूरों से, सेना से या इनमें से कोई नहीं। टिहरी गढ़वाल में जो ठंडक आंदोलन था वो किससे संबंधित था? कृषकों से था, मजदूरों से था, सेना से था या इनमें से कोई नहीं। जो आपके टाइम शुरू हो गया है वो शुरू हो चुका है, जल्दी से बताइए। ठंडक आंदोलन, ये ठंडक नहीं होना चाहिए, एक मिनट चेक करूँ मैं, ठंडक होना चाहिए, ठंडक आंदोलन। ठीक है, ठंडक आंदोलन है ये। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मजदूरों से। ध्यान रखिएगा, ये जो है ठंडक है, ये टाइपिंग एरर तो नहीं कहूँगा मैं इसको, मुझे लगता है कि जो हिंदी में टाइपिंग किया जाता है तो
कुछ सारे वर्ड्स होते हैं जिनको लिखना बड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये ठांडक आंदोलन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? कुमाऊं के जो प्रथम कमिश्नर थे वो कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है, ई गार्डनर, सर हेनरी रैमजे, जी डब्ल्यू ट्रेल या जे एच ब्रिटन। ठीक है, जो प्रथम गवर्नर थे, कमिश्नर थे कुमाऊं मंडल के, वो कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, ई गार्डनर, सर हेनरी रैमजे, जी डब्ल्यू ट्रेल या जे एच ब्रिटन। आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, ई गार्डनर। ठीक है, अगला, अच्छा इसके साथ ही जो अभी वर्तमान में है कुमाऊं के कमिश्नर, वो कौन है? दीपक रावत। ठीक है, आईएएस दीपक रावत, जो कि बहुत एक प्रचलित चेहरा है, फेमस चेहरा है आईएएस कम्युनिटी में। तो दीपक रावत इस समय कुमाऊं के कमिश्नर हैं। कमिश्नर को हिंदी में आयुक्त कहा जाता है, याद रखिएगा। चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था? चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो जो आपके ऑप्शन है वो है दीपचंद, महेंद्रचंद, शिवचंद या मोहनचंद। दीपचंद, महेंद्रचंद, शिवचंद या मोहनचंद। समय शुरू होता है अब। चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था? ठीक है, आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है दीपचंद, महेंद्रचंद, शिवचंद या मोहनचंद। आंसर सही है आपका महेंद्रचंद। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, संतो सतोपंथ ताल, सहस्त्र ताल, हेमकुंड, विष्णु ताल। संतो सतोपंथ ताल, सहस्त्र ताल, हेमकुंड या विष्णु ताल। ठीक है, इसका जो टाइमर है वो शुरू हो चुका है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? सतोपंथ ताल, सहस्त्र ताल, हेमकुंड ताल या विष्णु ताल। ऑप्शन है बी, ऑप्शन सही आंसर है, सहस्त्र ताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। अगला प्रश्न है, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने, हेमकुंड, होमकुंड, सप्तकुंड या रूपकुंड। चार ऑप्शन है, हेमकुंड, होमकुंड, सप्तकुंड या रूपकुंड। और क्वेश्चन है, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? ठीक है, तो कंकाली ताल जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, रूपकुंड को। अब बारी है करंट अफेयर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 3 मई 2023 को, 3 मई 2023 को मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ, येलो वाला। ठीक है, डेट है आपकी कितनी? 3 मई 2023। ठीक, 3 मई 2023 को उत्तराखंड के कैबिनेट के नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में सेतु, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो बहुत ध्यान से। करंट अफेयर मैंने खुद बनाया हुआ है, तब मैंने खुद निकाला हुआ है ये करंट अफेयर, टीम को मैंने ये काम नहीं दिया हुआ था। 3 मई 2023 को उत्तराखंड के कैबिनेट ने नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में सेतु। अब देखो, सबसे पहले ये समझने के लिए नीति आयोग क्या है वो समझना पड़ेगा। जब मोदी सरकार अस्तित्व में आई थी, तो मोदी सरकार 2014 में अस्तित्व में आई थी, और 1 जनवरी 2015 को उन्होंने एक जो योजना आयोग चलता आ रहा था कई वर्षों से देश में, उस योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना करी। अभी जो ये नीति है, आपको ध्यान होना चाहिए कि उत्तराखंड देश में जब से मोदी सरकार आई है, तब से वो कोशिश करते हैं कि नाम हिंदी का हो और इंग्लिश का हो, दोनों ही का कुछ मीनिंग निकले। हिंदी में नीति का मतलब आप समझते ही हो, किसी चीज़ का योजना बनाना, ठीक है, कोई रूल बनाना। और इंग्लिश में जो नीति का मतलब है वो क्या है? NITI। मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, अभी मेरे पास लिखने के लिए व्यवस्था नहीं है, मैं जनरली माउस से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कल से प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीति, तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, केंद्र सरकार ने करी थी। अब उसी की तर्ज पर उत्तराखंड ने 3 मई 2023 को सेतु, जैसे नीति है वैसे सेतु है, ठीक है, ये जो सेतु है, सेतु नाम याद रखना है, इसकी मंजूरी दे दी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। और इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ठीक है, SETU, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड को मंजूरी देने के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। अब जो ये नीति की तर्ज पर सेतु खोला गया है, इसमें क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। तो सेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में काम करेगा। जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है,
उसी तरह जो सेतु होगा उसमें मुख्यमंत्री अध्यक्षता करेंगे, उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष नियोजन मंत्री या मुख्यमंत्री की ओर से नामित मंत्री होंगे। ठीक है, तो में जो उपाध्यक्ष होंगे इसके, जो मुख्यमंत्री जिस मंत्री को जो है बताएंगे, नामित करेंगे, वही इस सेतु के वो होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष नियोजन मंत्री या कोई ऐसे मंत्री जिनको मुख्यमंत्री नामित करें। ठीक है, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होगा वो बाहरी विशेषज्ञ रखा जाएगा, मतलब राजनीति से उसका कोई संबंध नहीं होगा, वो बाहर से ही किसी को रखा जाएगा। और जो अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, यानी जो एडिशनल सीईओ होंगे, वो अपर सचिव स्तर का अधिकारी होगा। अपर सचिव स्तर का अधिकारी यानी एडिशनल सेक्रेटरी, उत्तराखंड सरकार लेवल का कोई एक अधिकारी इसका अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है सेतु। क्वेश्चन ये आ सकता है कि केंद्र सरकार की किस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार ने ये अपना एक बनाया है, तो उसका नाम सेतु है और केंद्र सरकार की इस योजना का नाम नीति है। ठीक है, सेतु की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। सेतु में प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए केंद्र से मिलेंगे, जो कि कुछ भी अमाउंट नहीं हुआ। इसमें 3 सेंटर फॉर इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस और सेंटर फॉर एविडेंस बेस्ड प्लानिंग तथा 6 सलाहकार आर्थिकी एवं रोजगार, सामाजिक अवसंरचना, पब्लिक पॉलिसी एवं सुशासन, शहरी एवं सरकारी विभाग, सांख्यिकी एवं डेटा, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने के लिए बाहर से विशेषज्ञ लिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी ये चीज़ें हैं, जो नीचे की चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा पढ़ने के योग्य नहीं है इस समय। आपको जो ध्यान रखना है, कितने करोड़ रुपए केंद्र से मिलेंगे, 2 करोड़ रुपया केंद्र से मिलेगा। अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा, नियोजन मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्री होगा। सीईओ कौन होगा, बाहरी विशेषज्ञ होगा। और अपर सीईओ कौन होगा, वो होगा अपर सचिव स्तर का अधिकारी होगा, उत्तराखंड सरकार से जो अपर सचिव है। बस इतना याद रखिएगा। सेतु नाम है नीति आयोग का, नीति आयोग से ही सीख के तौर पे तर्ज पर ही इन लोगों ने रखा हुआ है। तो ये करंट अफेयर था, 3 मई 2023 की खबर है, इसको करंट ही माना जाता है। ठीक है, तो एकदम तुरंत आपको ये पता है कि उत्तराखंड में इतना ज़्यादा करंट तो कुछ नहीं है। अब यार बाढ़ आई है, ये टूटा है, वो टूटा है, दैट इज़ नॉट अ न्यूज़। ठीक है, तो करंट का मतलब वही है कि जून में आप मई पढ़ें, अप्रैल पढ़ें। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से फिर कल की क्लास में। आज की क्लास थोड़ा सा लेट अपलोड हो रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू टुमारो।